मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हमने जो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है उसको मैं पढ़ा रहा था। तो संवैधानिक विकास में मैंने जो कुछ बताया है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने ये बताया था दोस्तों कि भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था वो ब्रिटिश ताज द्वारा नहीं चलाई जा रही थी। वो भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो कंपनी के हाथों में थी। तो भारत की शासन भारत की जो कंपनी थी वह क्या कर रही थी, भारत में व्यापार कर रही थी। न कि भारत में व्यापार का जो कंट्रोल है वह ताज के पास नहीं था, वह किसके पास था, कंपनी के पास था। 1857 की क्रांति के बाद वह सारा कंट्रोल किसके पास आ गया, ताज के पास आ गया। ये हमने बात की थी। अब देखो दोस्तों, पीछे मैंने ये बताया था कि 1773 के अंदर क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या 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 कहा गया था, ये कहा गया था कि जो मद्रास है और जो बॉम्बे है उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया था और वहाँ पर एक बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये काम हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, 1884 के अंदर क्या हुआ था, एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था, प्रशासन के लिए अलग संस्था बना दी गई। ब्रिटिश के अंदर यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के लिए एक अलग संस्था बना दी गई और व्यापार के लिए अलग संस्था बना दी गई। प्रशासन के लिए बीओडी बना दी गई और प्रशासन के लिए बीओसी बना दी गई थी और व्यापार के लिए बीओडी बना दी गई थी। इस प्रकार से दो संस्था बना दी गई थी और वहां पर एक गवर्नर जनरल बना दिया। इतना काम कर दिया। फिर क्या हुआ था, 1793 के अंदर चार्टर एक्ट आया। 1793 का जब चार्टर एक्ट आया था तो 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर क्या कहा गया था कि भाई प्रशासन कर रहे हैं तो प्रशासन के लिए अधिकारी चाहिए। तो अधिकारियों के लिए सिविल सेवा की स्थापना कर दी गई थी। सिविल सेवा की स्थापना कब की गई थी, 21 अप्रैल 1793 को सिविल सेवा की स्थापना कर दी गई थी और वहाँ सिविल पुलिस भी बना। इतना हमने पढ़ लिया था। ये सब आपको सारा याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, जब 1793 जो सन थे उसमें जो चार्टर एक्ट आया था उसमें सिविल सेवा तक कर दिया था। यानी अब तक अंग्रेजों ने क्या क्या काम किया, पहला काम ये कर दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया था। दूसरा काम ये क्या कर दिया गया था, व्यापार के लिए बीओडी बना दी गई और प्रशासन के लिए बीओसी बना दी गई थी। इतना काम कर दिया गया था और अधिकारी चाहिए थे, उसके लिए सिविल सेवा स्थापित कर दी। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता। इतना काम उसने कर दिया था, ये आपको याद हो गया था। फिर क्या हुआ था, 20 सालों बाद 1813 के अंदर दोस्तों, 20 सालों बाद 1813 के अंदर दूसरा चार्टर एक्ट आया था। यानी 1813 का हम आज क्या पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या क्या गया था, देखो पहले क्या था, 1813 से अगर पहले थोड़ा सा गौर करें ना तो वहां क्या था, ट्रेड मोनोपोली थी। ट्रेड मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, व्यापार एकाधिकार। ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापार एकाधिकार, ये चीजें पहले थी। कब, 1813 से पहले। लेकिन यहां उसने क्या किया गया था, जो ट्रेड मोनोपोली थी, यानी क्या, ट्रेड मोनोपोली यानी ये जो ट्रेड मोनोपोली थी, इस ट्रेड मोनोपोली को कुछ हद तक समाप्त कर दिया गया था। ट्रेड मोनोपोली को दोस्तों पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। जो व्यापार के काम चल रहे थे कंपनी द्वारा, ट्रेड मोनोपोली थी, व्यापार एकाधिकार था, उसको कुछ हद तक समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1833 के अंदर पूर्णतः समाप्त कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या किया गया था, कुछ हद तक समाप्त कर दिया गया था। दो कार्य छोड़ दिए गए थे। पहला ये कहा गया कि आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हो, चीन के साथ
साथ व्यापार, ये चीज़ कह दी गई थी कि आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हो, और दूसरा आप चाय का व्यापार कर सकते हो, आप चाय का व्यापार कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो इनकम है वह कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। इसलिए उसने कह दिया 1813 का चार्टर एक्ट के अंदर मोनोपोली को कुछ हद तक समाप्त कर दिया गया था। दो चीज़ें छोड़ दी कि चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हो और चाय का व्यापार कर सकते हो, क्योंकि उस समय वो समय ऐसा था जहाँ चाय का जो है ना इनकम बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आप चाय का व्यापार कर सकते हो और चीन के साथ व्यापार कर सकते हो। इन दो चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। दो चीजों को छोड़कर बाकी सारी ट्रेड मोनोपोली को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यहां ट्रेड मोनोपोली पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। ये पहला काम 1813 का चार्टर एक्ट के अनुसार किया गया था। मुख्यतः अगर दोस्तों देखें तो यहाँ 4 काम बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। अब देखो अगला क्या किया गया था। अब देखो जो अंग्रेज थे ना, वह इंडिया के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार भी चाहते थे कि भाई ईसाई धर्म का प्रचार करें, यहाँ के जो नवयुवक हैं उनको हम ईसाई धर्म से जोड़ें, ठीक है, और यहाँ पर ईसाई धर्म की शिक्षा दें। और यही अंग्रेजों की गलती थी। इसी कारण अंग्रेज मतलब भारत से जाने के लिए आतुर हो गए थे 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ये एक मुख्य वजह बनेगी, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखो उसने क्या किया था, तो यहाँ पर ईसाई धर्म के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई जो मिशनरी थे उसको यहाँ पर अनुमति दे दी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर धर्म का प्रचार कर सकते हो। यानी ईसाई मिशनरियों को यह अनुमति दे दी गई कि तुम भारत में अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। यानी इस चार्टर के द्वारा क्या किया गया था, ईसाई जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी ईसाई जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की क्या दे दी, आज्ञा दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को यह कह दिया गया तुम भारत में आ सकते हो और भारत में अपना धर्म का प्रचार कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पूछा गया है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की आज्ञा किस चार्टर एक्ट के अनुसार दी गई, 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार। अगला काम क्या हुआ, अब देखो दोस्तों, भारत अंग्रेज क्या चाहते थे, ईसाई धर्म का प्रचार चाहते थे। तो प्रचार के लिए उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ पर रुपये लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने सोचा कि 1 साल के प्रति वर्ष अगर 1 लाख रुपया लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजों ने भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की। किसके लिए, शिक्षा के लिए। किसके लिए, शिक्षा के लिए। यानी भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध रखा गया। यानी भारतीयों के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध रखा। अब देखो दोस्तों, यानी उसने कहा भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध रखा गया। अब यही अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इसी के कारण 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों। कैसे हुई थी वह देखो, यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दे दिए, जिससे भारतीय शिक्षा प्राप्त करके दूसरे देशों से जाकर अपने मतलब ज्ञान का भंडार बन गए। यानी लोगों को ये ज्ञान हो गया
कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, और उसी की बदौलत 1857 की क्रांति भी हुई थी। अब आगे देखो, एक काम और हुआ था, ये 3 काम आपको याद रखने हैं, ये तीनों काम पूछे जाते हैं, और एक काम और हुआ था उसे भी याद रख लो। जो स्थानीय सरकार थी, जो स्थानीय सरकार होती थी, पहले क्या होता था दोस्तों, पहले क्या होता था, जनता पर कर लगाने का अधिकार ओनली ऑन अंग्रेजों का था, कि यहाँ पर कर है ना हम लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार स्थानीय जो सरकारें होती थी, स्थानीय सरकार को यह आदेश दे दिया गया, जनता से आप भी कर ले सकते हो, जनता से आप भी कर ले सकते हो। तो 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार स्थानीय सरकार को लोगों पर कर लगाने का अधिकार दे दिया, लोगों पर कर लगाने का अधिकार दे दिया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। ये 4 के अलावा साहित्य की कुछ पूछे जाएंगी इस 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार। चारों को नोट कर लो और चारों को याद कर लो, जब भी आए तो 1813 दिमाग में आना चाहिए। सीधा भी पूछा जाता है कि ट्रेड मोनोपोली में 2 चीजों को छोड़कर कब समाप्त किया गया था, 1813 में, यानी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको लगभग समाप्त कर दिया गया था। चीन के साथ व्यापार कर सकते हो, ओनली चाय का व्यापार कर सकते हो, इतनी बात छोड़ी गई थी। उसके बाद जो ईसाई धर्म के व्यापार प्रचार के लिए कि ईसाई जो मिशनरी थे को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई थी कि भाई ईसाई मिशनरी है वो भारत में आओ, आप अपना धर्म का प्रचार करो। भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की खर्च करने का उपबंध रखा गया कि भाई भारत में शिक्षा के लिए प्रति साल 1 लाख रुपए हम खर्च करेंगे। और क्या गया, स्थानीय जो सरकार थी उनको यह अधिकार दे दिया गया था कि तुम लोगों पर कर लगा सकते हो। इन चारों चीजों को याद करो अभी के भी, और अभी के भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला एक्ट आएगा 18-20 सालों के बाद 1833 का चार्टर एक्ट, उसको हम पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट करो। नोट कर लिया होगा, याद भी हो गए होंगे, क्योंकि ये तो चारों चीज़ें हैं, इजी चीज़ें, मैंने चारों चीज़ें डिटेल्स में समझा दी है, मुझे आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, (1833) का चार्टर एक्ट देखो। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 1813 था, उसमें चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आया था तो उस चार्टर एक्ट के 20 सालों बाद क्या हुआ, 20 सालों बाद 1833 के अंदर चार्टर एक्ट आया। अब देखो ध्यान से, 1833 एक ऐसी सन है दोस्तों, 1833 में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत जबरदस्त सीजीएल के अंदर इसी एक्ट पर, 1833 का चार्टर, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 का जो चार्टर एक्ट है वह वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं। अब क्या हुआ था, ध्यान देखो, ध्यान से सुनो। जैसे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, वहां से क्या हुआ था, अंग्रेजों की सोच क्या थी, अंग्रेजों की सोच ये थी, अंग्रेजों की सोच क्या थी, अंग्रेजों की सोच ये थी कि इंडिया का केंद्रीकरण किया जाए। क्या किया जाए, केंद्रीकरण। अब बात आती है सर केंद्रीकरण क्या होता है, तो केंद्रीकरण वो होता है कि भारत का पूरा शासन एक बिंदु पर आ जाए, और वह बिंदु कौन हो,
अंग्रेज हो, ब्रिटिश हो, ब्रिटिश ताज हो। समझ में आ गई बात। केंद्रीकरण का मतलब पूरी सत्ता, पूरी भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ जाए। और वह यह काम शुरू कब हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह काम शुरू हुआ था और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह काम खत्म हो गया था। यानी कहने का मतलब, ध्यान से सुनो दोस्तों, ये चीजें समझ में नहीं आती। अब मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं तब आपको शायद तक समझ में आएगी। यानी मैं क्या कह रहा हूं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो यहां अंग्रेजों की सोच ये थी कि भारत में केंद्रीकरण किया जाए और केंद्रीकरण करके भारत की सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आए। तो 1873 से जो चीजें स्टार्ट हुई थी वह 1833 में आके खत्म हो गई थी। यानी तो जो चीजें 1773 के अंदर स्टार्ट हुई थी वह 1833 के अंदर खत्म हो गई थी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखो दोस्तों कि भारत में सॉरी, भारत में केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका अंतिम कदम, ये ध्यान रख लेना। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका अंतिम कदम कौन सा है निम्न में से? तो 4 दिए गए थे, उसमें 1833 का चार्टर एक्ट उसका आंसर था। यानी अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत का क्या हो? केंद्रीकरण हो, और केंद्रीकरण का जो केंद्र हो वह ब्रिटिश सत्ता हो, ये चाहते थे अंग्रेज। और 1833 के अंदर यह उसका काम पूरा हो गया। यानी भारत में केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका अंतिम कदम 1833 का ये क्या है? चार्टर एक्ट है। तो इसमें यह प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? जो क्या हुई थी 1773 में जो शुरू हुई थी, 1773 के अंदर जो शुरू हुई थी वह 1833 में आकर खत्म हो गई। यानी भारत का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। यानी 1833 के अंदर अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि अब पूरा भारत हमारे अंडर में है, हमारे अंडर के अंदर आ गया है। यानी यह किसको महसूस हुआ था? कंपनी को, कि 1833 के अंदर पूरा भारत हमारे अंडर में आ गया है। भारत के अंडर में आते ही इसने सबसे पहले क्या किया गया था? ये काम होते ही उसने क्या कर दिया? जो बंगाल का, ध्यान से सुनना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके पद को, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्योंकि केंद्रीकरण तो हो चुका था दोस्तों। केंद्रीकरण होने के कारण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ध्यान से सुनो, यानी जब केंद्रीकरण हो गया था तो महसूस हुआ कि अब तो हम कंपनी में व्यापार बंगाल तक सीमित नहीं रखेंगे, अब तो पूरा भारत हमारा है। पूरा भारत उनका होने से जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये अंतिम कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
अब देखो, मैं यहाँ कुछ लिख नहीं रहा हूँ, केवल ये शब्द लिख रहा हूँ, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लेकिन बोल तो सब रहा हूँ ना। तो आपको अपनी बुक के अंदर जो भी है उसमें सब कुछ ये लिखना है जैसी मैंने बोली है। मैंने ये बोला है कि उसे एहसास हो गया था भारत के केंद्रीकरण का, तो भारत का केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी वह पूरी हो गई थी। पूरी होते ही बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखो दोस्तों, अब क्या हुआ था, ये काम होने के बाद में केंद्रीकरण हो गया था। फिर जो कंपनी थी उस कंपनी को कहा गया कि भाई अब तो आपका क्या काम है, व्यापार तो छोड़ो, व्यापार तो आप छोड़ दो, शासन करो। व्यापार क्यों कर रहे हो, यहाँ तो शासन करना चाहिए। तो केंद्रीकरण हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ऐसा कुछ होने के बाद में क्या गया कर दिया गया, जो ट्रेड मोनोपोली है, जो ट्रेड मोनोपोली है, उस ट्रेड मोनोपोली को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ट्रेड मोनोपोली को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं था, कर दिया गया। यानी जो ट्रेड मोनोपोली है उस ट्रेड मोनोपोली को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1833 के अंदर ट्रेड मोनोपोली को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। उस कंपनी को कह दिया गया था आप ओनली राज करो, आप ओनली क्या करो, शासन करो। आप क्या करो, ओनली शासन करो, आप व्यापार मत करो, आप ओनली शासन करो। ये 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर कह दिया गया था। कोई दिक्कत दोस्तों, यानी भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया हो गई, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ओनली शासन किया जाए, कोई व्यापार नहीं करेंगे। अब इतना होने के बाद में, पूर्णतः शासन होने के बाद में, उसने सोचा कि यहाँ हम अंग्रेजी बोल रहे हैं और ये कुछ और ही बोल रहे हैं, तो इसने जो राष्ट्रभाषा है उसको अंग्रेजी बना दिया गया था। याद रख लो, यहाँ क्या कर दिया गया था कि राष्ट्रभाषा हम अंग्रेजी रखेंगे, कि राष्ट्र जो भाषा है, इतना काम होने के बाद उसने कहा कि हम राष्ट्रभाषा क्या कर लेंगे, अंग्रेजी को बनाएंगे। तो अंग्रेजी को क्या बना दिया गया दोस्तों, राष्ट्रभाषा बना दिया गया था। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया था, राष्ट्रभाषा बना दिया गया था। बात आई हिंदी की, तो हिंदी क्या हुआ, 1949 के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार राष्ट्र जो की भाषा थी वह क्या, किसको बना दिया गया था, अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया गया था। अब कुछ चीज़ें इसमें और बाकी है, वो मैं और बताऊंगा, पहले आप इस चीज़ों को नोट करो। 3 चीज़ें बताइए और तीनों को मैंने आपस में रिलेटेड करके बताया है और आराम से ऐसे बताया कि आपको समझ में आ जाएगी। तो इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्त, यहाँ ध्यान दे लो कि जब बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बन गया तो इस पर कुछ ज़्यादा ही मतलब हो गया कि पहले तो ओनली बंगाल को संभाल रहा था, अब भारत को संभालने लगा। तो इसकी जो राष्ट्रीय परिषद थी, इसकी कार्यकारिणी जो परिषद थी, जो कार्यकारिणी जो परिषद थी,
1773 के अंदर उसमें 4 सदस्य थे, उसके बाद में 3 कर दिए गए थे। यहाँ क्या क्या कर दिया गया था, 3 से वापस 4 कर दिए गए थे, 3 से 4 सदस्य कर दिए गए थे। पहले 3 थे, पहले 4 थे, फिर वापस 3 किए गए थे, और 1833 के अंदर 3 से वापस कितने कर दिए हैं, 3 से वापस कितने कर दिए गए थे, 4 सदस्य कर दिए गए थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला पॉइंट, एक और पॉइंट ध्यान रखो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ 1833 के अंदर क्या हुआ था कि भाई प्रशासन भी चल रहा है, हमने पूरे भारत को अपने अंडर में भी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद में उसने सोचा कि अब क्या लॉ बनाएं, यहाँ पर कानून बनाएं, भारत के अंदर क्या बनाएं, अपना एक कानून बनाएं। तो उसने कानून के लिए प्रशासन, यानी अब तो व्यापार तो सारा बंद हो गया, व्यापार का तो कोई धंधा ही नहीं है। व्यापार बंद होने के बाद में मेन मुद्दा आता है प्रशासन। व्यापार बंद होने के बाद में मेन मुद्दा आता है प्रशासन, और प्रशासन मुद्दा आने के बाद में मेन मुद्दा आता है लॉ। लॉ मतलब कानून। अब कानून बनाना है, हमें क्या करना है, कानून बनाना है। उसने सोचा कि हमें क्या करना है, कानून बनाना है। कानून के लिए प्रथम विधि आयोग बनाया गया। कानून के लिए क्या बनाया गया, प्रथम दोस्त, प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम विधि आयोग किस चार्टर एक्ट के अनुसार बना, 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके अनुसार प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। अब ध्यान से सुनो, जब प्रथम विधि आयोग बनाया गया था उसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, 4 सदस्य थे। और 4 सदस्यों में क्या हुआ, 4 सदस्यों में क्या हुआ, जो अध्यक्ष महोदय बनाया गया था, इसको बनाया गया था दोस्तों 1834 के अंदर। 1833 के अंदर चार्टर एक्ट आया था, 1834 के अंदर प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। इसका जो अध्यक्ष महोदय थे, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है ये बहुत। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले, यानी लॉर्ड मेकाले। नीचे दिख रहा है क्या दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा आपसे। तो अब देखो 1833 के अंदर अंग्रेजों ने ये सोच लिया, दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, यानी केंद्रीकरण कर लिया। केंद्रीकरण होते ही क्या क्या अंग्रेजों ने जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर बना दिया गया था। इतना होने के बाद में प्रथम जो था लॉर्ड बेंटिंग बना था, कोई दिक्कत। उसके बाद में सोचा कि भाई अब तो प्रशासन कर रहे हैं तो ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दो। ट्रेड मोनोपोली को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ट्रेड मोनोपोली समाप्त होने के बाद में सोचा कि उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो भाषा अलग होने के कारण उसे अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया था। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने के बाद में सोचा कि जो भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो उसके लिए उसने 3 सदस्यों की जगह 4 सदस्य उसकी सहायता के लिए भेज दिए। अब आगे क्या हुआ कि अब हम व्यापार को तो समाप्त कर चुके हैं, अब प्रशासन कर रहे हैं, तो प्रशासन के लिए हमें क्या चाहिए, लॉ चाहिए, कानून चाहिए। तो कानून के लिए प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग 1834 के अंदर बना था। 33 के अंदर चार्टर एक्ट आया था, 1834 के अंदर प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग के अंदर दोस्तों 4 सदस्य थे। प्रथम विधि आयोग के अंदर कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों का जो अध्यक्ष था वह कौन था, लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले लॉर्ड मेकाले को क्या बनाया गया था, उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। और कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। तो इतनी चीजें मैंने पढ़ाई है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। आगे की क्लास में हम इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।